0 है ये। ओके, तो हम लोगों को करना था चेंज ऑफ एक्सिस। ये क्या चक्कर है, ये आपका 3 डायमेंशनल फ्रेम है, एक्स, ओरिजिन, वाई, जेड। ओरिजिन को यहां से शिफ्ट करके इस पॉइंट पर ले चलो, पी पॉइंट पर, x1, y1, z1 पर इस ओरिजिन को उठा के ले चलो, मतलब सारे फ्रेम को उठा के वहां पे रख दो जाके। तो ऐसा हो, फ्रेम सारा का सारा यहाँ आ गया। जब यहाँ आ गया तो इसको कैपिटल एक्स ओ डैश कह सकते, वाई और जेड बन गया। और जो पी पॉइंट था न्यू फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो वो ओरिजिन बन गया पी पॉइंट। अब जो पहले कोई क्यू पॉइंट था एक्स वाई जेड था ओल्ड फ्रेम में, ओरिजिन तो यहां आ गया। अब सपोज करो कि कोई पॉइंट क्यू एक्स वाई जेड था ओरिजिनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, और न्यू फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए एक्स वाई जेड। ये न्यू कोऑर्डिनेट है क्यू की और वो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स है। तो ओल्ड और न्यू में रिलेशन क्या, तो वो रिलेशन का ये फार्मूला है, कमिट टू मेमोरी, कि ओल्ड कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू न्यू कोऑर्डिनेट प्लस x1 x प्लस, प्लस 1 में भी सिखाते हैं, x इक्वल टू एक्स प्लस एच, वाई इज वाई प्लस के, वही है ये 2D में जो सीखा है, ये 3D में है। y की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल Y प्लस y1, z की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल Z प्लस z1। x1 y1 z1 पर ओरिजिन को शिफ्ट किया, तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले, शिफ्ट ऑफ एक्सिस के ये फार्मूले हैं, और एक्सिस शिफ्ट करने में इन्हें हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बेस पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, शिफ्ट द ओरिजिन टू ए सूटेबल पॉइंट। आपको कहता है ओरिजिन को सूटेबल पॉइंट, सूटेबल पॉइंट तो हम x1 y1 z1 लेंगे, यहां शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट द ओरिजिन टू ए सूटेबल पॉइंट such that the following equation is transformed into an equation in which first degree terms are absent। ऐसी इक्वेशन फॉर्म करो जिसमें फर्स्ट डिग्री के टर्म्स, मतलब x y z प्रेजेंट ही ना हो, उसमें x y z एब्सेंट हो जाए, बिल्कुल x y z टोटली एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, तो फार्मूले फॉर शिफ्ट ऑफ ओरिजिन अभी सिखाए थे, फार्मूले फॉर शिफ्टिंग ओरिजिन को शिफ्ट करने के फार्मूले आपने याद कर लिए। स्मॉल एक्स इज कैपिटल एक्स प्लस x1, स्मॉल वाई इज कैपिटल वाई प्लस y1, स्मॉल जेड इज जेड प्लस z1। इन फार्मूलों को इस स्टार नंबर में पुट कर दो और फिर इसको आगे बढ़ाओ। ठीक है, यूज इन स्टार, यू गेट 2 इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब ये है कैपिटल एक्स प्लस x1 होल स्क्वायर माइनस 3 वाई स्क्वायर, वाई प्लस y1 स्क्वायर, जेड स्क्वायर, जेड प्लस z1 स्क्वायर प्लस 8x, 6y, 6z भी है, प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसको आगे बढ़ाओ, x प्लस x1 होल स्क्वायर को ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर प्लस 2x x1, ये स्टेप थोड़ा सा बड़ा होगा। y प्लस y1 होल स्क्वायर को ओपन कर दो, y स्क्वायर y1 स्क्वायर 2y y1 है, तो z प्लस z1 होल स्क्वायर को ओपन कर दिया जाए, थोड़ी स्पेस, चलो यहाँ लिखता हूँ,
z square plus z1 square plus 2z 8x plus 8x1 6y 8x plus 8x1 6y plus 6y1 plus 6z plus 6z1 plus 3 equal to 0 हो गया। अपन 2x1 x1 बड़ा x1 है के साथ कैपिटल x है 8 कैपिटल x और 8x1 6y 6y1 6z तो इसको और भी अच्छा लिख सकते हैं, कर लेते हैं। वैसे तो उसके राइटिंग के बिना काम चला सकता हूँ। 2x स्क्वायर हो गया, फिर माइनस 3y स्क्वायर प्लस ये वाला z स्क्वायर। अब x की टर्म्स को कलेक्ट करिए, ठीक है। x की टर्म ये 4x1 आएगा, 4x1 आ गया, ये x के लिए ना ये 8 आ गया यहाँ से। इसी पे नजर रखना, कहीं गड़बड़ बताना है। कैपिटल Y की टर्म्स देखिए, कैपिटल Y की टर्म्स -6y प्लस 6 यहां वाला है। अब कैपिटल Z की टर्म 2z1 प्लस 6। अब इसमें प्योर कांस्टेंट्स रह गए जो कि बहुत सारे हैं। 2x1 स्क्वायर माइनस 3y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, ठीक है। फिर प्योर कांस्टेंट 8x1 6y1 6z1 प्लस 3। मुझे लगता है ठीक हो गया, राइट। अभी कहते हैं कि फर्स्ट डिग्री टर्म्स शुड बी एब्सेंट। तो फर्स्ट डिग्री टर्म्स कौन कौन से हैं? x कैपिटल Y कैपिटल Z के जो कोफिशिएंट्स है ना वो 0 होने चाहिए। टू रिमूव फर्स्ट टर्म, फर्स्ट डिग्री टर्म्स, we have the following: 4x1 plus 8 equal to 0, minus 6y1 plus 6 equal to 0, 2z1 plus 6 equal to 0। कंपल्सरी अपनी तरफ से 0 करना, उससे वो सुटेबल पॉइंट आ गया। ओरिजिन शुड बी शिफ्टेड टू सुटेबल पॉइंट। x1 turns out to be -2, y1 is 1 while z1 is -3। तो दैट सुटेबल पॉइंट इज, उन्होंने बोला था शिफ्ट द ओरिजिन टू सुटेबल पॉइंट। तो सुटेबल पॉइंट टू विच ओरिजिन शुड बी शिफ्टेड इज गिवन बाय x1 y1 z1 -2 1 and -3। यूज दिस पॉइंट in 1 to get the transformed equation। उन्होंने ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन भी मांगी हुई है, ठीक है। तो 1 gives you the transformed equation as follows। तो इक्वेशन 1 शायद आपके सामने, यस, उस इक्वेशन नंबर 1 में x1 y1 z1 की वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन कर दिया जाए। 2x स्क्वायर 3y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक। ये 0 आपने कर दिया था, 0 ही होगा, ये 0 होगा और ये 0 होगा। उसके बाद 2x1 स्क्वायर, x1 ये है, 2x1 स्क्वायर हो गया 8, 4 2 जा 8, माइनस 3y1 स्क्वायर हो गया माइनस, z1 स्क्वायर हो गया 9, 8x1 मीन्स -16
6y1 मीन्स 6, 6z1 मीन्स -18 और फिर +3 इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज 2x स्क्वायर 3y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर के बाद ये कांस्टेंट जो बच गया, ये यहाँ पे इस एरिया में ये -1 है। ठीक है, और एक मिनट रुकना, 8 और 3 11 हुआ, -19 और 3 22 हुआ। समझ में आ रहा? ये -1 बैलेंस और 3 4 और 18 22 और इधर 3 8 11। तो ये आ गया 2x स्क्वायर 3y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 11। तो ट्रांसफॉर्म कर दिया आपने, फर्स्ट डिग्री टर्म्स को एब्सेंट कर दिया, फर्स्ट डिग्री टर्म्स को एब्सेंट कर दें, तो उसके बाद हमारी इक्वेशन ना रिकॉग्नाइजेबल, आइडेंटिफाइबल हो जाती है। इसमें ये इक्वेशन का फॉर्म ये है, वैसे तो क्वेश्चन हो चुका है, सॉल्यूशन हो गया, वही आंसर, ये आंसर है। ठीक है, अब थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज, ये इक्वेशन आपकी ax स्क्वायर by स्क्वायर cz स्क्वायर इक्वल टू 1 की फॉर्म है। फॉर्म उधर दोनों तरफ लिख दिया। इस फॉर्म में अगर ABC तीनों पॉजिटिव हो तो इलिप्सॉइड होता है। तो याद करना, तो ये इलिप्सॉइड, जो इलिप्स है ना, इलिप्स को रिवॉल्व करें तो इलिप्स एग, मतलब एक्चुअल एग, तो एग की इक्वेशन है। तो इफ ABC आर पॉजिटिव, अगर ये तीनों के तीनों पॉजिटिव हो, देन व्हाट इज दिस, दिस इज इलिप्सॉइड। मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, देन इलिप्सॉइड। ठीक है, तो वो इक्वेशन इलिप्सॉइड रिप्रेजेंट करती है। और अगर ये इक्वेशन इलिप्सॉइड रिप्रेजेंट करती है तो ओरिजिनल जो थी वो भी इलिप्सॉइड रिप्रेजेंट करती है। मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ कर्व्स में भी ये क्वेश्चन यूज किया जाता है। फर्स्ट डिग्री टर्म्स को एब्सेंट करने के बाद आइडेंटिफाई हो सका, बिगिनिंग में नहीं हो पाया, अब आइडेंटिफाई हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखो, अगर ABC में से एक नेगेटिव, वन और ABC इज नेगेटिव, अगर एक नेगेटिव साइन हो, राइट साइड पॉजिटिव रखते हुए, राइट साइड पॉजिटिव ही होनी चाहिए, राइट साइड के पॉजिटिव रखते हुए लेफ्ट साइड में नेगेटिव हो, देन दिस इज हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट। इसको कहते हैं हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट। वन शीट, इसका रीजन है वन शीट का, जो हाइपरबोलॉइड बनता है ना, उसमें सिंगल शीट होती है, ऐसा मतलब गोल गोल सा होता है, राउंड सा, और उसमें जो वो जो पीस है वो एक वन शीट का बनता है, मतलब वो वन पीस होता है हाइपरबोलॉइड। और 2 शीट्स वाले में 2 बनता है। कभी टाइम मिला, मेरे पास है वो फिगर, हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट कहते हैं प्रैक्टिकली, तो कभी टाइम मिला तो बताऊंगा। पर यहाँ तो पॉसिबल भी नहीं है, स्क्रीन के साथ शेयर जरूर कर सकता हूँ समाव। ठीक है, तो लेकिन इसको हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट कहने का रीजन है, उसमें भी एक शीट बनती है प्रैक्टिकली, 3D में जो फिगर बनती है उसमें वन शीट बनी होती है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, लेकिन सारे को एक सिंगल शीट कहते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद अगला है, इसी में अगर 2 नेगेटिव हो तो उसे कहते हैं हाइपरबोलॉइड ऑफ 2 शीट्स। और तो 3 कभी नेगेटिव होते ही नहीं है। इफ 2 ऑफ ABC आर नेगेटिव, देन हाइपरबोलॉइड ऑफ 2 शीट्स। इसके अलावा वो इक्वेशन दूसरे कर्व्स भी रिप्रेजेंट करती है। तो वो अभी इतने तो याद कर लो, इतने से अभी फिलहाल ये भी नहीं चाहिए था, पर मैंने बताया। तो आपका जो क्वेश्चन है वो एलिप्सॉइड रिप्रेजेंट करता है। z को 0 कर दो तो एलिप्स हो जाएगा। ये z को 0 करके देखो, एलिप्स नजर आएगा। x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1 की शेप ले लेगा इधर उधर करके, लेफ्ट राइट से। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, विद डिफरेंट नंबर।
जैसे पीयू में आया तो नंबर चेंज होकर के आया, ये थे। जैसे 2010 में आया, 15 में आया, 17, 19, लेकिन एवरी टाइम ये नंबर्स है ना, ये बदल के आया। क्वेश्चन दूसरा आएगा, नंबर दूसरे होंगे, लैंग्वेज सेम होगी। अब कुछ यहाँ रिलेशंस हैं जो हमें याद भी करने होते हैं, और इनका यूज भी बताता हूँ। ये क्या है, रिलेशंस है। रिलेशंस 12 रिलेशंस है, और ये 12 रिलेशंस हमें याद क्यों करने होते हैं बताता हूँ। ऐसा होता है कि अब की बार सिस्टम आपका ये है, ये है एक्स ओरिजिन वाई जेड। लास्ट टाइम हमने ओरिजिन को शिफ्ट किया था, अब की बार सिस्टम को रोटेट करो। एक्सिस अब भी चेंज होगी, लेकिन क्या रोटेशन देना है। तो ये जो एक्स एक्सिस है ना, इसको यहाँ लाना है। एक्स एक्सिस को एक ऐसी लाइन के ऊपर लाना है जिसके डीसी L1 M1 N1 है। अकॉर्डिंगली वाई एक्सिस को भी रोटेट करना पड़ेगा। सारा सिस्टम रोटेट हो गया, सिस्टम रोटेट हो गया। ये मान लो अल्फा एंगल, तो ये भी अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा, नया सिस्टम बन गया ना। ऐसे रोटेशन दे दिया आपने, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, कोई एंटी क्लॉकवाइज बेटर होती है, ठीक है। तो किसी एंगल से आपने रोटेशन दे दी, तो एक्स एक्सिस यहां आ गई, इसे बोलेंगे न्यू एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस यहां पहुंची, कहां पहुंची, जिस उस लाइन तक पहुंची जिसके डीसी ओरिजिनल डीसी L2 M2 N2 थी, उस लाइन की तरफ हमने वाई एक्सिस कर दी, ठीक है। और हमारी जो लाइन थी उसके डीसी थे L3 M3 N3, और जेड एक्सिस को उठाया हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो ऐसे शिफ्टिंग में फिर क्या है, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स न्यू कोऑर्डिनेट्स में रिलेशन पैदा हो जाता है। और ये L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3 N3 भी 12 रिलेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। ये सारे मिलके कितने, पूरे 12 रिलेशंस को सेटिस्फाई कर देते हैं। अब 12 रिलेशंस आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अब मैं आपको याद करने का एक अच्छा तरीका है मेरे पास, वो बताता हूं कि LMN में रिलेशन है, तो वो याद कैसे करना है। आप कैसे भी सीरियल में L1 M1 N1 लिख लीजिए, चाहे रो वाइज लिख लो चाहे कॉलम वाइज, और कॉलम वाइज लिखोगे तो थोड़ा बेटर, रो वाइज भी चलेगा। L2 M2 N2 L3 M3 N3 को कॉलम वाइज लिख लीजिए। रो वाइज भी लिखने में प्रॉब्लम अभी तो नहीं है, लेकिन वो एक और टेबल बनती है ना, उसमें ये सीरियल होता है कंपल्सरी, इसलिए हम यही सीरियल याद करें, दो डबल याद करने का फायदा, ठीक है। इसी टेबल में वो 12 रिलेशंस हैं, ठीक है। अब वो 12 रिलेशंस कौन से हैं, रो को स्क्वायर करो, ऐड करो, ठीक है। स्क्वायर करो और ऐड करो, किनको, रो नंबर 1 को, L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर इज 1। रो नंबर 2 को करो, M1 स्क्वायर M2 स्क्वायर M3 स्क्वायर। बाद में थोड़ा हैबिट भी पड़ जाएगी, याद किया हुआ होगा ना, तो अभी बिगिनिंग में तो याद करना पड़ेगा। थर्ड नंबर को स्क्वायर ऐड करो, N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर N3 स्क्वायर इक्वल टू 1। वो बुक वाले तो लेते हैं और कहते हैं आपको 12 रिलेशन लिख दे, बोलते याद करो। मैं याद करने का तरकीब बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ। सारे प्रोफेसर लोग जो कॉलेज में लिखेंगे, सामने लिख देंगे याद करो, तो याद 12 रिलेशन है, ऐसे याद करने मुश्किल पड़ते हैं ना। अब कॉलम वाइज करो, स्क्वायर एंड ऐड कॉलम 1, L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर। देखो आराम से हो रहा। रोज को स्क्वायर ऐड करो, कॉलम्स को स्क्वायर ऐड करो, 1 आएगा हमेशा। और ये सीरियल में लिखो या रो वाइज लिखो, इसको ट्रांसपोज करके लिखो तो भी चलेगा, तो भी ये वैलिड है। रो कॉलम बन जाएगा, कॉलम रो बन जाएगा, एक्टिविटी तो ही है।
इसलिए प्रॉब्लम नहीं है किसी भी सीरियल में, पर ये सीरियल में याद करिए आप, L1 M1 N1 कॉलम वाइज। इसका दूसरा एक और एडवांटेज रहेगा, 12 रिलेशन ये और 6 और होते हैं, वो सारे 18 रिलेशन इस टेबल से पैदा होते हैं। ठीक है, तो अच्छा, स्क्वायर एंड ऐड कॉलम 2 करा, L2 स्क्वायर M2 स्क्वायर N2 स्क्वायर 1, कॉलम नंबर 3 को करो, M3 स्क्वायर N3 स्क्वायर 1। ठीक, अब दो रोज को मल्टीप्लाई करो आपस में, R1 इंटू R2, कोई दो रोज को अपनी चॉइस की दो रोज को मल्टीप्लाई करो, क्या मिला, L1 M1 L2 M2 L3, और स्क्वायर करके उसको मल्टीप्लाई करके ना ऐड करना, वही काम करना, L1 M1 ऐसे स्पेशल तरीके से, L2 M2 L3 ये जीरो आते हैं, क्रॉस वाले जीरो आते हैं। तो R2 इंटू R3 रख ली है, रफ याद करने के लिए बता रहा हूं मैं, तो R1 इंटू R2 क्या, R2 इंटू R3 होगा, M1 N1 M2 N2, क्रॉस वाले सब जीरो होते हैं, M3 N3, R3 इंटू R1 क्या, N1 L1, देखो NL वाले सारे मल्टीप्लाई करो और ऐड करो, N1 L1 N2 L2 N3 L3 इक्वल टू जीरो, जीरो वाला अभी किसको किया है, रोज को किया था ना, अब कॉलम्स को मल्टीप्लाई करो, वो जो रिजल्ट आएगा वो भी जीरो आ जाएगा। जिस तरह मैंने खुद याद किए हुए ना, तो वही आपको बताता हूँ, जब मैं खुद स्टूडेंट था ना, मुझे याद करने होते थे, मैं तो कोई ट्रिक से याद करता था, जो कभी मतलब भूलता नहीं था। अच्छा, और फिर करोगे C1 इंटू C2, C1 इंटू C2, L1 L2 M1 M2 N1 N2 इक्वल टू जीरो, C2 इंटू C3 L2 L3 M2 M3, इससे कोई टेंशन नहीं होती, जब जो रिजल्ट दे फटाफट मिल जाता है, C3 इंटू C1, थर्ड L1 L3 या L3 L1 करो, L3 L1 प्लस M3 M1 N3 N1 इक्वल टू, ठीक। अब दूसरी एक और बात ये रह गई कि ओल्ड और न्यू कोऑर्डिनेट में आपस में क्या रिलेशन है, जैसे चेंज ऑफ एक्सिस किया था, तो स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस x1 लिया था कि नहीं, इसके बदले की यहाँ क्या चीज है, तो वो आपको पता है, वो बस सीरियल जरूर याद करना, LMN कॉलम वाइज लिखे जाए, एक बात पक्की याद कर लेना, LMN शुड बी रिटन कॉलम वाइज, LMN फिर L2 M2 N2 L3 M3 N3 कॉलम वाइज लिखे जाए, एक बात पक्की याद कर लेना, क्योंकि वो गलत हो गया तो सारे ये रिलेशन तो रॉन्ग नहीं हो गए, लेकिन अब वाली टेबल गलत हो जाएगी। रिलेशन तो कॉलम वाइज लिखो या रो वाइज चलता है, लेकिन ये जो रिलेशन अब मैं बताता हूं, इस रिलेशन को लिखने के लिए मैंने ऑन वर्ड याद किया हुआ है, ऑन ऑफ का ऑन वर्ड, ऑन का जो अब देखो ओ पहले आता है तो वो इधर लिखा जाएगा, क्योंकि ऐसे करते हो तो एन कट जाएगा, तो काटना नहीं है, ऑन वर्ड है उसमें ओ और एन कोई कैंस नहीं करना, बाईपास नहीं करना, एन फिर इधर लिखोगे आप। ओ का मतलब है ओल्ड, ओल्ड कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, एन का मतलब है न्यू कोऑर्डिनेट, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, ऑन वर्ड, ये सीरियल नहीं बदलने देगा आपका, ओल्ड हमेशा कॉलम में आएगा और न्यू वाले हमेशा रो में जाएंगे, सीरियल चेंज होने नहीं देगा, ये ऑन वर्ड इतना इफेक्टिव है, ठीक है। अब क्या करोगे, अब वही L1 M1 N1 जो आपने याद किए हुए हैं वो इस टेबल में भी अंदर लिखने हैं, L1 M1 N1 कॉलम वाइज, L2 M2 N2 L3 M3 N3, ठीक है। अब मान लो आपको स्मॉल x की वैल्यू लिखनी है, तो ये रोटेशन टेबल है ये, तो टेबल से स्मॉल x ऐसे लिखा जाएगा,
स्मॉल एक्स की वैल्यू L1 इंटू कैपिटल एक्स, L2 इंटू कैपिटल वाई, L3 इंटू कैपिटल जेड ऐड करो। L1 एक्स प्लस L2 वाई प्लस L3 जेड, समझ में? इसी तरह वाई कितना हो गया? M1 एक्स प्लस M2 प्लस M3 जेड। सो स्मॉल जेड कितना हो गया? N1 एक्स प्लस N2 वाई प्लस N3 जेड। अब मान लो आपको कैपिटल एक्स बदलना है, तो कैपिटल एक्स को भी बदल सकते हो, डबल टेक रहिए, L1 एक्स प्लस M1 वाई प्लस N1 जेड। प्रोसीजर याद कर लो, M1 वाई प्लस N1 जेड, ये कैपिटल एक्स का होगा। इसी तरह कैपिटल वाई का कितना होगा? L2 एक्स M2Y जेड, और कैपिटल जेड एक ही रहेगा, एडजस्ट कर लो, L3 एक्स M3Y वाई M3Z। ये, ठीक है। ओके, तो ये ऑन स्कीम वाला और एलएमएल कॉलम है, फिर कोई एरर इनमें नहीं होता। तो टोटल तो बहुत हो गए ना, 12 पहले, उससे 18 रिलेशन हो गए। अगर वो एक चीज याद कर लीजिए, उससे काम हमारा बिल्कुल एक्यूरेट हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, एक सेकंड, इन पर बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो होते ही है। ये रिलेशंस मैंने आपको सिखाने की ट्राई की, मैं लिखे हुए थे, सारे बुक वाले ऐसे लिखते हैं, कहते हैं ऐसे लिख देते हैं सीधे, मैंने उसको टेबल से अटैच कर दिया, वो टेबल से अटैचमेंट से इजी हो जाता है। अब ये हमारा क्वेश्चन के बाद, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इक्वेशन व्हेन एक्सिस आर रोटेटेड थ्रू द एक्सिस हैविंग डीसी, मतलब एक्सिस को रोटेट किया, आर रोटेटेड टू द एक्सिस, टू द एक्सिस हैविंग डीसी, जिन लाइन के दिए डीसी हैं उधर को आपने रोटेट कर दिया, ठीक है, और आपको ट्रांसफॉर्म करके देना, समझ में? डीसी दिए हुए हैं, किसके डीसी दिए हुए? न्यू एक्सिस के, शायद समझ रहे हैं। ये डीसी जिनका देना जरूरी नहीं है, कभी कभी ये डीआर्स दे सकते हैं। अगर ये डीआर दे दें, ये डीआर लिखे उन्हीं के, तो डीसी बनाना फिर आपकी जिम्मेदारी बन जाएगी, ठीक है। अगर डीसी दे देंगे, डायरेक्शन को साइंस देते हैं, L1 M1 N1 है, ये L2 M2 N2, L3 M3 N3 दे रहे, बेस्ट है। नहीं दिया उन्होंने, दे दिए डीआर, तो इनको डीसी बनाना सीख लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं, उसके बाद क्वेश्चन हेल्प नहीं होगा। तो ये देखो, पहला यहाँ पे -1 2 2 है डीआर, -1 2 2, ये इनके डीआर्स हैं। तो डीआर को डीसी बनाने के लिए क्या करते हैं? √a² प्लस b² प्लस c² का डिवीजन लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 + 4 + 4, a² प्लस b² प्लस c² का डिवीजन 2/3 2/3, ये एक सेट बन जाएगा। सिमिलरली अब तो आप समझ लीजिए, दूसरा वाला 2 -1 2, ये इन्होंने डीआर दे रखे हैं, तो हम इनको डीसी बना लेंगे। और देखा, डीसी बनने के बाद ये इससे मैच कर रहा है, इससे जो डीसी क्वेश्चन ने दिए उससे मैचिंग है। तो ये अपना 2 -1 2, तो ये 2/√4 + 1 + 4, वही चीज फिर से 3 -1/3 2/3, सेकेंड लाइन के डीसी बन गए। इसी तरह 2 2 -1, जो डीआर इन्होंने दे रखे हैं, 2 2 -1, इन्होंने बोला ये डीआर हैं, वी कैन मेक द डीसी बाय डिवाइडिंग बाय √a² प्लस b² प्लस c², अगेन 2/3, फर्दर -1/3, ठीक।
तो इन केस वो dr देते हैं, तो dc आप बना लीजिए और आगे चलिए। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन हमारा क्या, क्वेश्चन का हिंट दूंगा, फिर वो जो कैलकुलेशन है वो आपको करनी, बड़ी लंबी कैलकुलेशन है इसकी, वो फिर आपको नहीं, मैं बता देता हूँ कैसे होता है क्वेश्चन। ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन व्हेन एक्सिस आर रोटेटेड टू द फॉलोइंग एक्सिस हैविंग डीसी। ठीक, तो वो रोटेशन टेबल आप बना लीजिए। सबसे पहला काम तो है रोटेशन टेबल बना। ऑन स्कीम याद रखना, ओ इधर लिखा जाएगा और ऑन। ठीक है, एन को अगर इधर लिखते हो तो ओ से जब इधर को केरो बनाओगे तो एन कटेगा, कटना चाहिए नहीं, तो वो ऑन जो है सीरियल सही रखेगा। ओल्ड कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड, न्यू कोऑर्डिनेट्स कैपिटल एक्स वाई जेड, और L1 M1 N1 कॉलम वाई। -1/3 2/, -1/3 2/3 एंड 2/3। फर्स्ट कॉलम फिलिंग हो गई। दूसरा है 2/3 -1/3 एंड 2/3। अगला 2/3 2/3 माइनस, बस टेबल बन गई। स्मॉल एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल, इससे स्मॉल एक्स चाहिए और तब ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसके बाद। तो वैल्यू ऑफ स्मॉल एक्स दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, समझ में आ रहा? मतलब 1/3 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, समझ में आ गया? स्मॉल वाई की वैल्यू 1/3 होगा, ये होगा 2x माइनस वाई प्लस 2z। समझ पा रहे हो क्या? ये होगा, एक बार और एरो लगा देता हूं, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, इस तरह ऐसे। हाँ, यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है। -x प्लस 2y प्लस 2z। अब स्मॉल जेड देखो, 1/3 के बाद 2x प्लस 2y माइनस जेड, जो डायगोनल है ना उनमें -1 है और रिमेनिंग सारे 2 है, डायगोनल में -1 है, वो पीछे हो गया। अब स्मॉल x बाई जेड को आप इसकी वैल्यू को पुट कर दो चल के इक्वेशन नंबर 1 को ऊपर देख रही, उसे पुट करके वो कैलकुलेशन दे दो तो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो चलो पुट तो मैं करा देता हूँ, फिर कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ देता हूँ। 13x², ये स्मॉल एक्स बाई जेड मैं वहां पुट करूंगा, तो आपको तो देखना ही पड़ेगा। ये उन वैल्यू को यहाँ पुट करके कैलकुलेशन किया जाए। 13x² का मतलब हो गया 1/9 माइनस एक्स प्लस 2y प्लस 2z होल स्क्वायर प्लस 13y²। 13/9 के बाद 2x माइनस y प्लस 2z होल स्क्वायर प्लस इसमें 10z² है तो 10/9 z और 2x प्लस 2y माइनस z होल स्क्वायर 8 इंटू एक्स वाई में भी नीचे 9 आएगा, देखो दिखा देता हूँ, ये देखो 1/9 आ जाएगा और आएगा दिस इंटू दिस, कैलकुलेशन होगा इसमें -x प्लस 2y प्लस 2z इंटू 2x माइनस y प्लस 2z। ओके, 8xy हो गया, -4yz 4/9, y की वैल्यू में 2x माइनस y प्लस 2z, फिर 2x प्लस 2y माइनस z माइनस 8xy हो गया था, ये 4y -4zx भी है, वो भी 4/9 होगा। zx z तो ये है 2x प्लस 2y माइनस z, x है -x प्लस 2y प्लस 2z, फिर आएगा -144 इक्वल टू 0। सबसे पहले तो 9 कर दो ईच टर्म में मल्टीप्लाई, जो ये डिनोमिनेटर रिमूव हो जाए। उसके बाद यूज
a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई डबल एंड ऐड। अगर एक भी माइनस साइन है तो यहां माइनस है, और दो माइनस है तो प्लस हो जाता है। प्लस 2bc प्लस 2ca को यूज करके, और कैलकुलेशन, मतलब एग्जाम में तो फुल कैलकुलेशन देनी पड़ेगी। अगर टाइम हो तो कैलकुलेट करना, टाइम ना हो, मान लो क्वेश्चन कंप्लीट करते करते सारे टाइम हो गया तो यही छोड़ देना, बस इसमें मार्क तो कटेगा आपका, हाफ मार्क काट दे, 1 काट दे, लेकिन इसके बदले में, इस कैलकुलेशन के बदले एक पूरा क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के नहीं आना। ठीक है ना, क्वेश्चन करने के बाद जो टाइम बच जाए तो यहाँ थोड़ी स्पेस छोड़ देना, उसको कैलकुलेट करना आके वापस। टाइम नहीं बचता तो जो स्पेस छूटी हुई है उसमें PTO लिख देना, बड़ा बड़ा, प्लीज टर्न ओवर, जो एग्जामिनर कहीं धोखे में ना आ जाए, वहीं तक चेक कर आगे चाहे कि ना करे। ये तो अगले पेज तक एग्जामिनर देखता है, जैसे यहाँ तक लिखा हुआ है ना थोड़ा भी, तो यहाँ तक देखता है। अगर ब्लैंक पेज छूट गया तो उसके आगे धोखा होने का चांस है। ब्लैंक पेज कभी छूटने नहीं देना है। अगर छूट जाए गलती से, पूरे में बड़ा सा लाइन लगाओ, दो एक ऊपर, ऐसी ऐसी लाइन लगाओ, और उसमें लिखो PTO, लेफ्ट बाय मिस्टेक, PTO लिखो बस, है ना, लेफ्ट बाय मिस्टेक, तो ठीक है। कभी भी बीच में छूटना नहीं चाहिए, पेज छूटे वहीं तक जो चेक करते हैं ना, चेकर सारे पेज में सारी कॉपी थोड़ी देखें, ब्लैंक कॉपी आपने सबमिट कर दी, रिमेनिंग जो कॉपी ब्लैंक है तो उसको फिर वो पेज को पलट पलट के नहीं देखते। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन इफेक्टिवली कंप्लीट किया मैंने। DRC और DC में कन्वर्ट कर लो और क्वेश्चन को कर लो। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, ये 7 टाइम्स आया हुआ, और इसी टाइप के क्वेश्चन नोट्स में अच्छे मार्क्स अच्छे चाहिए तो नोट्स को एक तरफ से किया जाए, वेरी इंपॉर्टेंट। नोट्स में बहुत इंफॉर्मेशन है और सफिशिएंट है, मतलब 5 क्वेश्चन जो करने होते हैं ना 5 आ जाएंगे, नोट्स सारे किए तो आ जाएंगे, और नोट्स में शॉर्टकट कर दिया तो फिर उतने कम आएंगे। और 8 तो आते नहीं है, क्वेश्चन एक्स्ट्रा आते हैं तो एक्स्ट्रा वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मतलब आपकी हेल्प के लिए नहीं है, वो तो कोर्स डबल है, इसलिए वो मतलब क्वेश्चन भी इतने डबल देते हैं, और डबल में आधे क्वेश्चन टिपिकल क्वेश्चन होते हैं। टिपिकल मतलब नॉन रूटीन, आधे क्वेश्चन होते हैं रूटीन प्रॉब्लम, आधे होते हैं नॉन रूटीन। तो इसको स्टार्ट करने के पहले मैं आपको सिर्फ एक बात याद दिला दूं, जैसे कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हमारा, ये XYZ, और ये कोई लाइन है, से OL कुछ भी रखते हैं। इस लाइन के DCs हैं L1, M1, N1 है, और इस लाइन की, इस सेगमेंट की लेंथ मान लो A है। ऐसी सिचुएशन में जो L पॉइंट है, ये L पॉइंट फाइंड किया जा सकता है। समझो सिचुएशन को, OL की लेंथ A है, A इज लेंथ ऑफ OL, L1, M1, N1 क्या है, DCs हैं उस लाइन के। तो जो टिप ऑफ लाइन है, टिप ऑफ सेगमेंट, दैट कैन बी फाउंड बाय राइटिंग AL1, AM1, AN1, उस टिप को कहते हैं। शायद हमें उस टिप की इस क्वेश्चन में जरूरत पड़ जाए, इसलिए बताया। ठीक है, अब मैं आगे चलूं, और वो टिप की जरूरत ना पड़ी तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं एक मेथड यूज करूंगा उसमें शायद ना भी पड़े। वो बुक वाला मेथड है, उसमें तो जरूरत पड़ती ही पड़ती है। मैं थोड़ा डिफरेंट मेथड यूज करता हूँ तो बच भी सकता। देख लीजिए, अब क्वेश्चन को रीड करें, इजी सोल्यूशन दूंगा। इसके 2 सोल्यूशन है, एक हार्ड है एक इजी है। मेरा वाला इजी है, बुक वाला हार्ड है। Let OA, OB, OC be 3 mutually perpendicular lines through origin। इन्होंने तो अपनी बात देखो कह दी है कि ऐसे बोल दिया, ये मैंने सिस्टम बना दिया, पहले ओरिजिन ड्रा करना पड़ेगा। अब कहता है OA, OB, OC आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से पास होती हुई 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं। ये लाइन है आपकी OA, और ये रही OB,
और ये रही OC, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं, इसलिए एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ ये इक्वल एंगल ऐसे बना रही है। ये एंगल रोटेशन दिया हुआ है, और क्या डायरेक्ट नहीं बोला, ये रोटेशन है, एक्सिस को रोटेट किया हुआ है, क्योंकि अगली लाइंस भी आपस में परपेंडिकुलर है, सिस्टम आपस में परपेंडिकुलर होता है, तो ये जो लाइंस ड्रा की ये भी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब आपके सिस्टम को इन्होंने रोटेट किया हुआ है। अच्छा, थ्रू ओरिजिन हुज DCs आर L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3 N3। DCs दे रखे हैं इन्होंने, इन लाइंस के DCs दे रखे हैं, इसके L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3 N3। ठीक है। अच्छा, if OA is A, OB is A, OC is A, इनकी लेंथ दे रखी है ए, जरूरत पड़ने पर हमें टिप के कोऑर्डिनेट्स आते हैं, टिप के कोऑर्डिनेट्स हैं AL1 AM1 AN1, अगर जरूरत पड़े, ना जरूरत पड़े तो कोई बात नहीं। ठीक है, ओके, तीनों की लेंथ भी ए दे रखी है। प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ प्लेन ABC इज एज फॉलो। आपको क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ प्लेन ABC निकालना है। तो सिस्टम को रोटेट किया, तो रोटेशन के बाद सिस्टम ऐसा बन गया, OA की लेंथ ए है, तो वो जो प्लेन ABC ये रहा ब्लू वाला प्लेन, जिसकी इक्वेशन आपको निकालनी है, ब्लू प्लेन की इक्वेशन आपको निकालनी है। ठीक है, नाउ टेक OA एज एक्स एक्सिस, न्यू एक्स एक्सिस रोटेशन, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस है, दे कैन बी ट्रीटेड एज एक्सिस। यहाँ पे लिख के देना एग्जामिनर को, OA OB OC कैन बी टेकन एज न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस बिकॉज दे आर आल्सो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। कैन बी टेकन एज न्यू एक्सिस एज शोन। ऐसे लैंग्वेज थोड़ी बहुत जरूरी है एग्जामिनर को समझाना बताना। ठीक है, एक्स एक्सिस, इस लाइन को ले लीजिए वाई एक्सिस, OB को थोड़ा आगे बढ़ा के उसको कैपिटल OC को थोड़ा आगे बढ़ा के उसको कैपिटल Z बोल दीजिए। ठीक है, अब आपको इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन आती है, तो इंटरसेप्ट ऑफ फॉर्म ऑफ प्लेन लगाओगे तो क्वेश्चन तो जल्दी हो जाएगा। तो वो क्या है? इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन रही ये एक्स, फार्मूला एक्स अपॉन ए प्लस कैपिटल वाई डालना है, क्यों? न्यू एक्सिस के थ्रू। इन एक्स इंटरसेप्ट ये वाला ये है ना, कैपिटल एक्स इंटरसेप्ट ये, तो कैपिटल एक्स वाई जेड लगाने, कैपिटल वाई अपॉन बी होता है वैसे तो फार्मूले में, सी इक्वल टू 1 है, तो आपके लिए बी क्या है? ए है, सी ऑल्सो हियर इन दिस केस, वो तो पहले तो लिखा फार्मूला में एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए प्लस जेड बाय ए इक्वल टू, मतलब ये कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ए इंटू 1। ये आपका फार्मूला जनरेट हो चुका है। आप कैपिटल एक्स वाई जेड की वैल्यू सर्च करके सब पुट कर दो तो ओरिजिनल आंसर आ जाएगा। ये तो डुप्लीकेट आंसर है ना, और आपका जो आंसर है वो स्मॉल एक्स वाई जेड में लिखा हुआ है, बोला गया। प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ प्लेन ABC इज, क्वेश्चन बैन ऑन क्वेश्चन है, 2012 तक का रिकॉर्ड है मेरे पास, बाद में फिर से आया होगा, आते रहते हैं। कभी कभी चैप्टर कोर्स में नहीं होता, कभी कभी कोर्स में निकल जाता, कभी रहता है, अभी है आजकल, आज की डेट में कोर्स में है। ठीक है, तो कैपिटल एक्स वाई जेड की वैल्यू को रोटेशन टेबल से मिल जाएगी। ठीक है, रोटेशन टेबल नहीं बताई थी ऑन वाली, इधर वो ऑन वर्ड मैंने खुद याद किया, मेरे से कभी एरर नहीं होता, न्यू इधर लिख देता हूँ, वो इधर लिख देता हूँ, मेरी यही कंफ्यूजन होती है, ओल्ड उधर करके न्यू इधर कर दिए, फिर उसको रीड कर रहे हो तो गड़बड़ होगी। तो ओल्ड अपने इधर हो गए, न्यू इधर हो गए, और वो DC कॉलम है वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें एक में भी एरर हो गया फिर तो गलत हो गया। और इसे
6 रिलेशन तो इसी में है और 12 वो वाले 18 रिलेशन, तो टोटल इससे प्रोड्यूस होते हैं टेबल। ठीक है, अब कैपिटल एक्स की वैल्यू रीड कर रहे हैं। कैपिटल एक्स क्या है? कैपिटल एक्स इज L1x दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस, L1x प्लस M1y प्लस M1y एक्सेट्रा लिख देता हूं और इक्वेशन 1 को चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, कैपिटल एक्स की वैल्यू निकालो यही वाली। अब कैपिटल वाई की वैल्यू निकालो, L2x N2z और प्लस कैपिटल Z की इसकी वैल्यू L3x M3y इज इक्वल टू ए। अब थोड़ा रीराइट करो तो आंसर ही आंसर है, x इंटू L1 प्लस L2 प्लस L3। इजी वाला सोल्यूशन है, दो सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं और दूसरा काफी टिपिकल सा है लेकिन अंडरस्टैंडेबल है, पर ये तो बहुत अच्छा सोल्यूशन है इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करने के बाद। दूसरे का मेथड है कि उस प्लेन की इक्वेशन अज्यूम कर लो, Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू P, अज्यूम करके फिर एलिमेंट निकालते हैं, वो थोड़ा टफ पड़ता है। N1 प्लस N2 प्लस N3 इंटू Z इज इक्वल टू A, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब कोई डाउट नहीं।